लेट अस सी ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल टाइप ऑफ फोर्स। बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग अभी तक देख चुके हैं। क्या देखें कॉन्टैक्ट फोर्स में? एक तो रिएक्शन फोर्स देखे, दूसरा देखे टेंशन, नहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वेट देखें। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स में ढेर सारे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉन्ड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। आज देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। पहले उसको फील करते हैं कि चीज क्या है। स्प्रिंग तो हर कोई देखा होगा, कैसे दिखता है? खींच के छोड़ दो तो फिर से वापस आ जाता है कि लंबा रह जाता है? वापस आ जाता है। दबा के छोड़ दो तो फिर से वापस आ जाता है, नहीं? तो स्प्रिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। कोई स्प्रिंग अगर रेस्ट में है तो उसके बाद चलता फिरते के बारे में बाद में देखेंगे, उसको डायनेमिक्स कहते हैं। हम लोग अभी रेस्ट वाले चीजों को देख रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो पहला है व्हाट इज नेचुरल लेंथ। विल सी द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ a spring is called its natural length. कोई स्प्रिंग है, उसको ना खींचोगे ना दबाओगे, कुछ नहीं करोगे, टेबल पे सिंपली रख दोगे, उसका कुछ लेंथ रहेगा कि नहीं? तो एक्चुअल लेंथ है जिसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, उस लेंथ को कहते हैं क्या? नेचुरल लेंथ। समझ में? अब स्प्रिंग के बारे में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको लिखेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक, मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये उसका नेचुरल लेंथ है, और सपोज कि यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा ब्लॉक अटैच्ड है, और सपोज चलो ऐसे मान के चलते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ पे कहीं रखा हुआ था ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्प्रिंग है इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे खींचूंगा और छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। अगर ये ब्लॉक को मैं इधर को प्रेस करता हूँ और छोड़ दूंगा तब भी वापस आ जाएगा। कुछ भी करो, दिस स्प्रिंग विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नहीं, जब मैं ब्लॉक को खींच के उधर लिया और छोड़ दिया, ब्लॉक वापस आ गया। कौन खींच के लाया उसको? स्प्रिंग। स्प्रिंग नहीं होता, कोई थ्रेड होता तो खींच के लाता क्या? नहीं, नहीं। तो स्प्रिंग है तो इसको खींच के वापस लाया। जैसे इसको मैं दबाया इधर और छोड़ दिया तो ये फिर से वापस आ रहा है। तो जब भी किसी एक स्प्रिंग को हम डिफॉर्म करते हैं, या तो एलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केस में उसमें एक फोर्स डेवलप होता है। वो फोर्स करना क्या चाहता है? चाहता है कि नहीं नहीं मेरा स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे रहे, वो वापस वहीं पे जाना चाहता है। समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स डेवलप होता है किसी एक स्प्रिंग में बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? द फोर्स डेवलप्ड इन ए स्प्रिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स नेचुरल लेंथ। चेंज इन नेचुरल लेंथ मे बी इंक्रीज इन नेचुरल लेंथ, मे बी डिक्रीज इन नेचुरल लेंथ। ये फोर्स एकदम क्या कोशिश करता है? इट ट्राइज टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आया क्या? बस जो आपको समझ में आया उसको लिखेंगे एक एक करके। When a spring is deformed, it develops a restoring force which tends to bring the spring to its natural length. Natural length. This force is called, क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? स्प्रिंग फोर्स किसको कहते हैं? जो हरदम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है। इट ऑलवेज टेंड्स टू ब्रिंग द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये सब फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग रखा हुआ है और ये स्प्रिंग एक तरफ वॉल के साथ लगा है, दूसरे तरफ कोई एक ब्लॉक के साथ लगा हुआ है। दिस स्प्रिंग इज हियर लाइक दिस एट दिस पोजीशन। तो क्या है कि आप अगर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो आप जानते हो कि ये जो लेंथ है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यही तो है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। चलो नेचुरल लेंथ को हम लोग कहेंगे L। ये है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नहीं, अभी थोड़ा कोशिश करें और देखें कि कैसा हो रहा है। अगर मैं सेम चीज को दोबारा ड्रॉ करता हूं और करता यूं है कि ये जो ब्लॉक था यहाँ पे, सॉरी, ये जो ब्लॉक था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खींच के, मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को यहां से खींच के, फ्रॉम दिस पोजीशन खींच के मैं यहां तक ले आता हूं। पहले ब्लॉक कहां था? ब्लॉक वाज इनिशियली समवेयर हियर, यहां पे था। मैं अभी ब्लॉक को खींच के थोड़ा उधर ले गया, ठीक है। अब सोचो तो, अब छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग अब ये ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? क्योंकि कोई फोर्स की बात चल रहा है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जानना है। अभी नाउ द स्प्रिंग इज पुलिंग द ब्लॉक और पुशिंग द ब्लॉक, पुलिंग द ब्लॉक। इसका मतलब अभी इसमें जो फोर्स डेवलप हुआ है वो कुछ ऐसा है, इसको हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? इंस्टेड अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के ये जो स्प्रिंग ब्लॉक था यहाँ पे, इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूं, अब पुश करके थोड़ा इधर ले आता हूं। आई पुश द ब्लॉक लाइक दिस, यहां पे लाके रखता हूं। अब क्या हुआ? नाउ द स्प्रिंग इज पुशिंग द ब्लॉक और पुलिंग द ब्लॉक। स्प्रिंग क्या कर रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? देखो, मैं ब्लॉक को इधर करके छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग इसको वापस ढकेल के यहाँ पे ले आएगा। वो बोलना चाहिए ना, सर हिलाने से कैसे होगा? पुश करेगा कि पुल करेगा? क्योंकि आपको डायरेक्शन भी जानना जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, नहीं तो कैसे एनालिसिस करोगे? तो ये स्प्रिंग अभी उसको पुश कर रहा है ना, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन। नोटिस किया जाए, इट इज वर्थ नोटिंग कि when you are displacing it in this direction by some distance x, the force is in this direction. When you are displacing it in this direction, you see the force is in this direction. That means string force का direction क्या है? Opposite to the elongation or compression और opposite to the deformation. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? हम स्प्रिंग फोर्स आ गया सामने तो हमें बताना जरूरी है कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू डिफॉर्मेशन। अगर एलोंगेट करेंगे तो एक्स इधर को डिस्प्लेस किए तो इधर वापस आएगा, इधर को डिस्प्लेस किए तो इधर को फोर्स देगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बस समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा ये छोटा सा एग्जाम्पल को बताओ। ये एग्जाम्पल में ये जो स्प्रिंग है, ये इस ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? स्प्रिंग इज पुलिंग द ब्लॉक और पुशिंग द ब्लॉक। अब ये जो स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? एलोंगेटेड है, क्योंकि ये नहीं रहता तो छोटा रहता, झूल के लंबा हो गया है। तो स्प्रिंग अभी इसको वापस लेना चाहता है किधर? अपना नेचुरल लेंथ की तरफ। तो मतलब स्प्रिंग इज पुलिंग इट। बट इफ आई चेंज द सिचुएशन, से हियर इज द स्प्रिंग और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को बैठा दिया हूं। अब ये स्प्रिंग क्या कर रहा है? पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? क्योंकि वो कोशिश कर रहा है नेचुरल लेंथ में जाए। हियर स्प्रिंग इज पुलिंग द ब्लॉक, हियर द स्प्रिंग इज पुशिंग द ब्लॉक। हाँ जी करोगे फंस जाओगे। पूरा जहन में लो, यू शुड टेक इट इनटू योर ब्लड। समझ में आ रहा है? पूरा अंदर जाएगा, समझ में आएगा, तभी कुछ फायदा है। फॉर्मूले पे कुछ नहीं बनने वाला।
चीजों को समझो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हियर दिस ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय द स्प्रिंग, हियर इट इज, दिस इज पुल्ड बाय स्प्रिंग और स्प्रिंग पुलिंग, जैसे कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे, स्प्रिंग पुल्स, यहां पर लिखेंगे स्प्रिंग पुशेस। समझ में आया क्या? इस पोजीशन में जब था, जब वो नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग पुल कर रहा था कि पुश कर रहा था, कांटेक्ट में था, लेकिन फिर भी कोई फोर्स नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन जब इसको खींच के लंबा करने की कोशिश की, वापस खींचा, छोटा करने की कोशिश की, वापस ढकेला, हरदम ऑपोजिट। तो कोई स्प्रिंग में फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जानना हमारे लिए आसान हो गया। देखना है कि वो एलोंगेट हुआ है कि कंप्रेस हुआ है। समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज अभी देखना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। फील करो कि स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, आपने इस ब्लॉक को पकड़ के इधर खींचा, कितना दूर खींचा, 2 सेंटीमीटर, तो आपको फील होगा कि स्प्रिंग आपको वापस खींच रहा है, कुछ फोर्स में खींच रहा है। 2 सेंटीमीटर जब इसको डिस्प्लेस करके रखोगे, स्प्रिंग वापस खींच रहा है, यू आर एबल टू फील इट। जब इसको 10 सेंटीमीटर ले लोगे तब भी स्प्रिंग वापस खींचेगा, लेकिन कौन सा केस में स्प्रिंग जोर से खींचेगा, 10 सेंटीमीटर में। मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्म करोगे उतना ज्यादा फोर्स नहीं, दैट मींस द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। नहीं, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे छोटा सा फोर्स आएगा, ज्यादा सा डिस्प्लेस करेंगे बड़ा सा फोर्स आएगा, धीरे से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, कंप्रेस करेंगे छोटा सा फोर्स, ज्यादा कंप्रेस करेंगे ज्यादा फोर्स। नहीं, तो क्या पता चला कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब इट में बी एलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, magnitude of spring force is proportional to the deformation x। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है, डिफॉर्मेशन, कहो एलोंगेशन कितना हुआ है, और कंप्रेशन जो भी है उसको आप x कहो। तो when something is proportional to some other thing there appears a constant called constant of proportionality, है कि नहीं। now here will be a constant of proportionality, यहाँ पे एक constant of proportionality सामने आएगा। वो constant of proportionality क्या है, it is given by spring force is equal to k into x। ये जो k है इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखो मेरा ए मान लो कि द कॉस्ट ऑफ apples you pay is proportional to the mass of apple you purchase। 2 kg का जितना कॉस्ट होगा 4 kg का उसका डबल होगा, 6 kg का उसका 3 गुना होगा, मतलब प्रोपोर्शनल है। हाँ तो ठीक 3 गुना है, लेकिन होगा कितना, 1 kg का कितना होता है, मान लो 100 रुपया, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम कहेंगे C इज इक्वल टू 100 m। अब प्रोपोर्शनल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 kg हुआ तो 200 कॉस्ट, 3 kg हुआ तो 300, तो ये बन गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ में आ रहा है क्या? ये अगर इसको प्रोपोर्शनल है तो इट मस्ट बी सम फैक्टर, सम टाइम्स, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स है, कॉस्ट क्या है 100 टाइम्स। तो स्प्रिंग फोर्स इज k टाइम्स द डिफॉर्मेशन। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? हैं? स्प्रिंग फोर्स इज k टाइम्स द डिफॉर्मेशन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, इट इज k टाइम्स द डिफॉर्मेशन। जैसे मैं अभी बताया, दोबारा बता देता हूं शायद, कॉस्ट ऑफ एप्पल इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एप्पल यू परचेज। 2 kg खरीदोगे, अगर हुआ कुछ जितना पैसा होगा, 4 kg खरीदोगे डबल होगा,
मतलब इसको डबल करो तो ये डबल हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि दे आर प्रोपोर्शनल। हाँ, तो लेकिन होगा कितना, हम कहेंगे 1 kg खरीदेंगे तो 100 रुपया, m kg खरीदेंगे तो कितना पड़ेगा 100 m, सो c इक्वल टू 100 m, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स, कॉस्ट इज 100 टाइम्स द मास, और 100 क्या है, रुपया, 100 रुपीज पर kg। सिमिलरली यहाँ पर जो k है का इसका यूनिट भी आप बता सकते हो क्या, देखो k को एक तरफ रखो बाकी इधर ले आओ, ये क्या है फोर्स, यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, और ये डिस्टेंस तो मीटर और सेंटीमीटर और कुछ भी हो सकता है, सो विल से इट इज यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर एंड सो ऑन। समझ में आया क्या, ये K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। मान लो कि आपके पास कोई स्टील का बनाया हुआ स्प्रिंग है और दूसरा कॉपर का बनाया हुआ स्प्रिंग है, दोनों इक्वली स्ट्रांग नहीं होंगे, नहीं, किसी को खींच के लंबा करना आसान है, किसी को खींच के लंबा करना मुश्किल है कि नहीं। कोई रबर का प्लास्टिक का बनाया हुआ स्प्रिंग है, खींचने से आसानी से लंबा हो जाए, आजकल की चेन मिलता है ना प्लास्टिक वाला, आसानी से खींच सकते हो, लेकिन उतना बड़ा स्प्रिंग अगर स्टील का रहेगा खींच के लंबा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, जब खींच के लंबा करने की कोशिश करता है वापस खींचता है, नहीं। कोई रबर वाला स्प्रिंग है, उसको 2 सेंटीमीटर खींचने के लिए एक उंगली से खींच के 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा कर सकते हो। स्टील वाला है, 2 सेंटीमीटर करोगे एक उंगली से तो उंगली टूट जाएगा, क्योंकि बहुत जोर से वापस खींचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, फील करो चीजों को। तो इसका मतलब दोनों ही केस में x बराबर लेने से भी, रबर का हो या स्टील का हो, x बराबर लेने से भी ये फोर्स अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का k अलग अलग है, सो k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। समझ में आया क्या, k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स, डिफरेंट स्प्रिंग के लिए k डिफरेंट होता है। अब सोचो, हम अक्सर किसी को हार्ड स्प्रिंग या सॉफ्ट स्प्रिंग बोल देते हैं। कोई स्प्रिंग को जोर से खींचने से थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप उसको सॉफ्ट स्प्रिंग बोलोगे कि हार्ड स्प्रिंग बोलोगे? हार्ड स्प्रिंग जोर से खींचने से थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स देंगे तो छोटा सा x होगा। k का वैल्यू क्या है, इट इज f by x। k का वैल्यू क्या है, इट इज f by x। तो अगर ये f बड़ा है और x छोटा है, ये क्वांटिटी बड़ा है कि छोटा है? f को बहुत ज्यादा करो तो x छोटा सा होता है, न्यूमरेटर इज गेटिंग स्मॉल, न्यूमरेटर इज गेटिंग लार्ज एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल, तो रेशियो क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब कोई हार्ड स्प्रिंग जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ तो थोड़ा सा खुलता है, उसको हम कहेंगे कि उसका ज्यादा है। के किसका ज्यादा है, हार्ड स्प्रिंग का। के क्या है, इट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं, न्यूटन पर मीटर। मतलब कोई स्प्रिंग को खींच के 1 मीटर लंबा या 1 मीटर छोटा करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? आपको एक स्प्रिंग दिया गया, बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। आप इसको खींचो, खींच के 1 सेंटीमीटर लंबा करो। खींच के 1 सेंटीमीटर लंबा करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ा 10 न्यूटन, तो आप कहोगे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को खींचने में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सर लेकिन ये जो फोर्स है तो हम दिया है ना, तो स्प्रिंग फोर्स को उसके इक्वल। यू आर वेरी करेक्ट। जब मैं इसको खींच के 1 सेंटीमीटर पकड़ के रखा, मैं खींच रहा हूं कितने में, 10 न्यूटन में। मेरा हाथ वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्या इधर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग खींच रहा है 10 में, इसलिए तो कैंसिल हो रहा है। मैं जितने जोर से खींच रहा हूं, जैसे ये ब्लॉक वाला केस में हम लोग देख रहे थे, अगर ये ब्लॉक को मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा के रखा हूं और यहां तक आया और रुक गया, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना है, क्योंकि ये भी खींच रहा है मैं भी खींच रहा हूं, दोनों बैलेंस हो गया थे, रुक गया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? तो स्प्रिंग फोर्स इज 10 न्यूटन, एग्जैक्टली दैट वे। तो हम ये देख रहे हैं, अगर कोई स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचने से 10 न्यूटन की फोर्स जरूरत पड़ता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? बताओ कोई स्प्रिंग को
2 सेंटीमीटर दबाने के लिए 30 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ा। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा ना? अब पकड़ में आ रहा? हाँ, तो के हो गया न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर डिपेंड करता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। हार्ड स्प्रिंग किसको कहते हैं? जिसको जोर से खींचो थोड़ा सा लंबा होता है। कोई स्प्रिंग को 100 न्यूटन में खींचे 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ, किसी को 20 न्यूटन में खींचे और 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया। कौन सॉफ्ट है? 100 न्यूटन वाला कि 120 न्यूटन वाला? 20 न्यूटन वाला। उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ? 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और दूसरे में 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है? हार्ड स्प्रिंग का कि सॉफ्ट स्प्रिंग का? हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम कहेंगे के इज मोर फॉर हार्ड स्प्रिंग्स एंड लेस फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग्स। समझ में आया? कि मोर फॉर हार्ड स्प्रिंग्स, लेस फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग्स। फील हो रहा है? तो बस आपको फील हो रहा है बताने के लिए मुझे एक छोटा सा फिगर देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा फिगर सही है। ये है कोई एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, ये ऐसा है, और दोनों के नीचे हमने एक ऐसे आयरन बार लगा रखा है। ठीक है। दूसरा केस में क्या हुआ कि ये एक स्प्रिंग है, हाँ, तो दूसरा स्प्रिंग ऐसे ही ले लेते हैं, दूसरा स्प्रिंग यहां से ले लेते हैं। ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, इसके नीचे भी हमने एक बार ऐसे लगाया, हेवी बार। तीसरा केस है कि ऐसा है, ये स्प्रिंग है और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, इन दोनों को मैं ऐसे लगाया। लुक एट दिस 3 फिगर्स। यहां पे भी एक बार लगाया है, भी बार दिया क्या है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका 2K है, इसका K है, इसका 2K है, इसका K है। दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑल स्प्रिंग हैव सेम नेचुरल लेंथ if, example, if all springs have same natural length, then which figure is correct? कौन सा फिगर करेक्ट है आपको सोच के बताना। यू क्लियरली सी दीज आर ऑल हेवी बार्स सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ स्प्रिंग्स। बाय मींस ऑफ स्प्रिंग्स में इसको सस्पेंड करके रखा हूं। कौन सा फिगर सही है? ए बी सी में आपको 3 चॉइस दे रहा हूं, चॉइस ए, चॉइस बी एंड चॉइस सी। हम बताएंगे कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड स्प्रिंग का के ज्यादा होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग का के कम होता है। जो हार्ड स्प्रिंग है उसको खींचो तो थोड़ा सा लंबा होता है और सॉफ्ट वाला ज्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पर कौन सा स्प्रिंग हार्ड है? 2K वाला कि K वाला? 2K वाला। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, तो ये हार्ड है। तो ये ज्यादा लंबा होगा कि कम लंबा होगा? कम लंबा होगा। तो ये हुआ कम लंबा, ये हो गया ज्यादा लंबा। इसमें तो 2K वाला ज्यादा लंबा हो गया। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें तो दोनों बराबर लंबा हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो गया? क्या बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो पता चला कि हियर द 2K वाला स्प्रिंग इज elongated less and K वाला स्प्रिंग इज elongated more, so this is the correct figure। क्या बात समझ में आया? चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो भाई, नॉलेज
भरने से अंदर कोई फायदा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लाइब्रेरी में तो बुक्स पढ़ा है, रट्टा मार के सारा बुक तुम्हारे अंदर ले लोगे, किस काम का? इट विल जस्ट लाइक ए डोंकी कैरिंग ए बंच ऑफ गोल्ड ऑन इट्स बैक। कोई गधा जा रहा है और पीठ पे इतना सारा सोना रखा है, गधा का कोई फायदा है? खाएगा नहीं, बेचेगा नहीं, पहनेगा नहीं, गधे का क्या फायदा इतना सारा नॉलेज लेके बुक घूमने में? समझेगा तो काम में लगाएगा, है कि नहीं? डोंट जस्ट बिकम ए डोंकी टू कैरी ए बंच ऑफ गोल्ड ऑन योर बैक। ठीक है, क्या करना है? चीजों को ले लो अंदर ताकि हम काम में लगाएगा, और ये सारा चीज आपकी आगे आगे लाइफ में जरूरत में आएगा, सारे के सारे। जब बाकी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तब तुम लोग पता चला सियाने बन गए। समझ में आ रहा ना? ये आएगा सब, जेई के लिए तैयारी, मेडिकल के लिए तैयारी, हर जगह में आएगा, लेकिन इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएगा। वो तो हाँ जानते हो स्प्रिंग, चलो शुरू हो जाओ, तब बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम लोग बाहुबली हीरो बन रहे होगे, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको सोचने के लिए। स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K is equal to 20 Newton per centimeter has natural length natural length 18 centimeter. It supports a block of 4 kg as shown. Find L in given figures. Find L in given figures. ठीक है, दो फिगर दिया हुआ है, दोनों केस में आपको L का वैल्यू बताना है। पहला केस में एक स्प्रिंग है और यहाँ से एक ब्लॉक झूल रहा है, ये है वो ब्लॉक जो झूल रहा है, कितना है? 4 kg। और पूछा है L बताओ, L क्या है? L इज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज हैंगिंग लाइक दिस। जब ये ऐसे झूल रहा है तब L क्या है बताओ। दूसरा केस में हुआ यूं है कि जो 4 kg का ब्लॉक है वो क्या है? किसी स्प्रिंग के ऊपर बैठा हुआ है। कौन सा स्प्रिंग? जो ऊपर बताया गया उसी स्प्रिंग के ऊपर बैठा हुआ है। और पूछा है बताओ अब ये लेंथ कितना है। ऑब्वियसली दोनों केस में लेंथ विल बी डिफरेंट। आपको पूछा गया लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। अगर ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भी खींचातानी नहीं करेंगे तो लेंथ कितना होगा? अब लेंथ 18 होगा। अब लेंथ 18 है कि ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। यहाँ पर लेंथ कम, कितना है? कम ज्यादा मत बोलो, कितना है बताओ। समझ में आया क्या? और ये जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, मतलब 20 न्यूटन में खींचोगे 1 सेंटीमीटर लंबा होगा। नहीं, 60 न्यूटन में खींचोगे तो 3 सेंटीमीटर लंबा होगा। नहीं, बस आपको देखना है कि क्या है। क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो? डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। यू कैन डू इट नाउ। फर्स्ट वाले का 38 38 38 ओ मुझे तो नहीं लग रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट को देखो, दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये कितना न्यूटन का फोर्स में खींच रहा है? 440। हाँ 4 kg है। अरे यार 400 न्यूटन, तू तो रेट बढ़ा देगा। फर्स्ट केस में 20 न्यूटन। फर्स्ट केस में 20 और सेकंड केस में 16। पकड़ में आ गया। इज इट अंडरस्टूड? यस यस यस। तो हम कहेंगे इन द फर्स्ट केस में एलोंगेशन इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स बाय मास। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, क्योंकि F इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू k। तो हियर इन द फर्स्ट केस
What is the force stretching the spring? कौन सा फोर्स स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है? 4G. इट इज 40 न्यूटन. तो इट इज 40 न्यूटन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट 20 इज 2 सेंटीमीटर. तो L क्या हो गया? L इज कितना? 18 प्लस 2 इज 20 सेंटीमीटर. अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर. समझ में आया? दूसरे केस में X इज अगेन स्प्रिंग फोर्स बाय K. तो F इज कंप्रेसिंग फोर्स. कौन कंप्रेस कर रहा है उसको? कौन कर रहा है? इट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक 4G 40 न्यूटन. क्योंकि ब्लॉक उसके ऊपर बैठा है. ब्लॉक बैठा है तो अपनी वजन से इसको दबाने की कोशिश कर रहा है. नहीं, वजन कितना? 40 न्यूटन. दबाने की कोशिश कर रहा है तो दब गया होगा. कितना दब गया होगा? यू से इट इज 40 बाय अगेन ये 20 है तो आ गया 2 सेंटीमीटर. तो L कितना है? 18 माइनस 2 इज 16 सेंटीमीटर. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अंडरस्टूड? अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a block is loaded on a spring in two different ways. The figures are shown. Find spring constant. वाओ, दिया है कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग के ऊपर हमने क्या किया? एक ब्लॉक रख दिया. तो ये हुआ यूं कि ये ब्लॉक जब इसके ऊपर रख दिए तो ये छोटा बन गया. मान लो कि ये 6 kg का ब्लॉक है. दूसरे केस में सेम स्प्रिंग से हमने 6 kg का ब्लॉक को झुला दिया और पता चला जब झुला दिया 6 kg का ब्लॉक को तो ये बन गया कितना उसका लेंथ? ये है 6 kg, ये भी 6 kg है. सेम ब्लॉक दोनों केस में दिया गया है. अब हुआ यूं है कि 6 kg का ब्लॉक को झुला दिए तो पता चला इस केस में ये लेंथ था 8 सेंटीमीटर और इस केस में ये लेंथ था से 12 सेंटीमीटर. बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? लुक एट द टू फिगर्स एंड फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या मेरा क्वेश्चन पहले आपको समझ में आ गया? दोनों फिगर को देखो और बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है. नेचुरल लेंथ नहीं दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. क्या आप गेस करके बता सकते हो नेचुरल लेंथ क्या होगा? 30 न्यूटन नेचुरल लेंथ? नहीं, नेचुरल लेंथ 10. क्योंकि बराबर लोड दिए. जितना झुलाने से जितना लंबा होगा लोड देने से उतना ही तो दबेगा. यस, क्योंकि मासेस बराबर है. लेकिन ये 6 kg है, कोई 8 kg होता तो नहीं होता. बराबर मास है इसलिए जितना दब गया है वो इतना ही झुल गया है कि नहीं? तो फ्रॉम द फिगर इट इज अंडरस्टूड. आप लोग स्मार्ट हो तो समझ गए सारा चीज. तो सीधे सीधे लिखेंगे हम. हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है देखेंगे. फ्रॉम द फिगर शोन the natural length of spring is equal to कितना दिख रहा है? 8 plus 12
बाय 2 इज नॉट इट 10 सेंटीमीटर। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? अगर इसमें एलोंगेशन x है तो इसमें कंप्रेशन x है, नहीं? अगर नेचुरल लेंथ को L कहेंगे, ये L प्लस x है, ये L माइनस x है। समझ में आया क्या? तो L प्लस x हुआ 12, L माइनस x हुआ 8। तो वहां से क्या पता चल गया? 2x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेचुरल लेंथ हो गया ये 2x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिल रहा है आपको नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ है? दिया है 8, मतलब दब गया है 2 सेंटीमीटर। कितना? 6 kg का मास रखो तो 2 सेंटीमीटर दबता है। When you put a 6 kg mass here, that means you press it with a force of 60 न्यूटन, ये 2 सेंटीमीटर दब जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? समझ में आया क्या? बस यही समझ में आ गया तो काम बन गया आपका। यस, देखो कितना जल्दी जल्दी तुम लोग समझ रहे हो। वही तो, मस्त मस्त मस्त। तो हम क्या कहेंगे? When Fs स्प्रिंग फोर्स कितना है? स्प्रिंग फोर्स इज 6G। x कितना है? इट इज 10 माइनस 8 इज 2 सेंटीमीटर। तो कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स बाय x, इट इज 60 बाय 2 इज 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे यस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है और आप जानते हो कि कोई मास m के ऊपर अगर फोर्स आएगा F तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है? F by m। और F इक्वल ma वाला फॉर्मूला आप जानते हो। नाउ सी हियर, अब तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बनाना है। यू नोट डाउन सम क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई दीज आंसर्स, ठीक है? क्योंकि समय की कमी है और हम लोग करेंगे इसको। सपोज हम कहेंगे ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है? और ये जो K है ये दिया है से 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। The block was pulled to right by 3 centimeter and released। ब्लॉक को राइट को खींच ले 3 सेंटीमीटर और छोड़ दिए, वापस आएगा। विथ व्हाट एक्सीलरेशन? What will be initial acceleration of the block? समझ में आया? Find initial acceleration of block. This acceleration is gradually increases or decreases or remain constant. Acceleration gradually increases और decreases। खींच के छोड़ दिए, कुछ एक्सीलरेशन में आएगा। वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कोई दूसरी अरेंजमेंट है। ये है कोई एक ब्लॉक, खतरनाक सा ब्लॉक है और ये ब्लॉक को हम ग्राउंड पे रखे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये ऐसा है। अब ये ब्लॉक को हमने क्या किया, इधर से ऐसा we have connected it by several springs। मैं क्या किया हूँ, इसको कुछ ऐसा लेता हूँ। अब हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। यहाँ से कोई दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। यहाँ पे कितना खूंखार और खतरनाक है, नहीं? ये K3 है और
ये ब्लॉक का मास m है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। ब्लॉक को थोड़ा रंगीला कर देते हैं। ये है ब्लॉक, ठीक है। अब ये फिगर को थोड़ा बढ़िया से सजा के लिखिए। इन फिगर शोन इन फिगर शोन क्या पूछा है? इन फिगर शोन M is 10 kg, K1 is 5 Newton per centimeter, K2 is 12 Newton per centimeter, K3 is 23 Newton per centimeter। समझ में आया? The block was pushed to right by 2 centimeter and released। ब्लॉक को राइट को पुश कर दिए 2 सेंटीमीटर और छोड़ दी, तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? देखना है कि क्यों वापस आ रहा है। क्योंकि K1 वाला स्प्रिंग इसको पुल करेगा कि पुश करेगा। इसको अगर राइट को डिस्प्लेस करेंगे तो K1 वाला स्प्रिंग क्या करेगा? पुल करेगा। K2 वाला स्प्रिंग पुल करेगा। K3 वाला स्प्रिंग पुश करेगा। तो नेट फोर्स निकाल देना। नेट फोर्स पे मास हो गया एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन। शुरू में क्या एक्सीलरेशन होगा ऑफ द ब्लॉक? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं, मेरी कल को यहाँ पे छोड़ के गए थे और हमें क्या निकालना था? यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है। दिस ब्लॉक इज ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। मास इज 10 kg, के दिया है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ब्लॉक वॉज पुल्ड टू राइट बाय 3 सेंटीमीटर। ब्लॉक को खींचे राइट को 3 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक को जब आप राइट को खींचोगे, स्प्रिंग विल एलोंगेट और कंप्रेस? एलोंगेट। कोई एलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है कि पुश करता है? पुल करेगा। तो क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ पे कि हियर एलोंगेशन कितना होगा? इज 3 सेंटीमीटर। अब जानते हो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन होता है एंड प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम 3 सेंटीमीटर एलोंगेट कर दिए तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है? K into X। क्यों K into X होता है? क्योंकि K का वैल्यू ही है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर खींचो तो 20 न्यूटन फोर्स होता है। हमने खींचा 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा फोर्स? 20 into 3। Is it not coming out to be 60 न्यूटन? 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर into 3 सेंटीमीटर। 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर into 3 सेंटीमीटर gives you 60 न्यूटन। इतने फोर्स में स्प्रिंग इस ब्लॉक को खींचने लगेगा, तो ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्या होगा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन फोर्स खींच रहा है। आप जानते हो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन। अगर फोर्स बाय मास हुआ एक्सीलरेशन, तो सोचो कि यहाँ पर फोर्स है 60 न्यूटन का और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 60 बाय मास। किसको खींच रहा है वो? 10 kg ब्लॉक को खींच रहा है। मास इसका कितना है? 10 kg। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? Here are 3 blocks। सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक और भी था कि दिस ग्रेजुअली। यस प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी था
कि दिस एक्सीलरेशन विल ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये ब्लॉक धीरे धीरे पास आने लगेगा। पहले एलोंगेशन कितना था 3 सेंटीमीटर, जैसे पास आने लगा एलोंगेशन 3 सेंटीमीटर रहा कि ज़्यादा रहा कि कम, घटने लगा। अगर हम कहेंगे कि x घटने लगा तो स्प्रिंग फोर्स भी घटने लगा। स्प्रिंग फोर्स घटने लगा तो फिर फोर्स बाई मास होता है एक्सीलरेशन। फोर्स घटने लगा तो एक्सीलरेशन घटने लगे। नहीं तो क्या लिखेंगे, एज x decreases fs decrease, fs decrease, fs decrease। so acceleration decreases, acceleration gradually घटने लगेगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो ब्लॉक है M, इसको 3 ठो स्प्रिंग ऐसे लगा है। तीनों स्प्रिंग का K का वैल्यू दिया हुआ है। ब्लॉक का मास है 10 kg। If the block was pushed to right by 2 सेंटीमीटर and released, इसको 2 सेंटीमीटर इधर को ढकेलेंगे और छोड़ देंगे तो क्या वहीं पे रहेगा कि दूर भाग जाएगा कि वापस आएगा? वापस आएगा। फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नहीं, चलिए जब ये ब्लॉक को हम 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर चुके हैं, चलिए लिखते हैं यही है वो ब्लॉक जिसको हम डिस्प्लेस कर चुके हैं बाय 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया टू राइट, 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये वाला स्प्रिंग एलोंगेट होगा। K1 वाला स्प्रिंग एलोंगेट होगा कि कंप्रेस होगा? एलोंगेट होगा। तो ये ब्लॉक को पुल करेगा कि पुश करेगा? पुल करेगा। अगर हम इसको डिस्प्लेस किए हैं x डिस्टेंस से तो ये कितना जोर से पुल करेगा? K1 into x। नहीं, ये कितना एलोंगेट हुआ? ये भी तो x, तो ये पुल करेगा कितने फोर्स में? K2 into x। ये वाला स्प्रिंग ये तो दब गया है, ये पुल करेगा कि पुश करेगा? पुश करेगा। कितने फोर्स में? जितना दबा है उसके हिसाब से। कितना? K3 into x। ये 3 फोर्सेस को वापस लाने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा? K1x, सारे फोर्स एक डायरेक्शन में है ना, K3x। अब x कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 प्लस K3। K1 प्लस K2 प्लस K3 करो तो 5, 12 and 23। और x कितना है? 2 सेंटीमीटर। सो इट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 5 प्लस 12 प्लस 23 कितना हुआ? 40 हुआ क्या? यस, 40 into 2 is 80 न्यूटन। तो क्या हो गया? जैसे हम इसको डिस्प्लेस किए और ये फोर्स बन गया 80 न्यूटन का, तो ब्लॉक वापस तो आएगा क्या एक्सीलरेशन में? फोर्स बाई मास। तो एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक क्या हो जाएगा? आपको हो गया एक्सीलरेशन इज फोर्स बाई मास। फोर्स था 80 न्यूटन का, मास था 10 kg का, m का वैल्यू दिया है 10 kg। तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The block will start accelerating with 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? है ना?